तो देखो 3 मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहला आता है हमारे पास 3 मॉडल्स, सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा कंजर्वेटिव, तीसरा डिस्पर्सिव मॉडल। तो देखो सबसे पहले अगर हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करें, जो कि अभी हम देख चुके हैं कि ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एक एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जो कि यहाँ पे पिंक से रिप्रेजेंटेड है, एंड फिर उस पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्लू से जो दिखाया गया है वो सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव कि आधा 50% जो है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा? बिकॉज 50% पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड इंटैक्ट रहता है इन द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, एंड 50% जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनता है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है? कंजर्वेटिव मॉडल बोलता है, देखो बनाने तो 2 मॉलिक्यूल ही है, कि पेरेंट डीएनए जो है मॉलिक्यूल पूरा एज इट इज़ रहता है, और जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है एक, वो बिल्कुल ही अलग बनता है। दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपके पास उसमें बिल्कुल नए बनते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल क्या बनता है? बोलता है कि जो आपके पास पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है ना, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो आपके पास कुछ पार्ट्स में टूट जाएगा, कुछ पार्ट्स में टूट जाएगा, और उस पर फिर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। तो ये डिस्पर्सिव मॉडल है। But most accepted model of DNA replication is the semi-conservative mode of DNA replication. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए that DNA replication is done semi-conservatively, 2 हमारे पास साइंटिस्ट हुए, मिसेल्सन एंड स्टाल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन गिवन बाय, किसने दिया था? मिसेल्सन एंड स्टाल ने। किस ईयर में? अभी तक हमने ये लास्ट ईयर कौन सा पढ़ा है? 1953, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था। तो इन्होंने एक्चुअली दिया था 1958 में, उसी की कंटिन्यूटी में हम पढ़ रहे हैं सारे इवेंट्स को। तो मिसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका स्पेसिफिकली नाम था, दैट इज, यहाँ पे लिखे हम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर हम बोले इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्चुअली बोलता क्या है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया? इसमें बेसिकली क्या था ना, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसने किया, वो हमने देख लिया, मिसेल्सन एंड स्टाल 1958 में। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल, हमारा थोड़ा ज़्यादा ही शिफ्ट हो गया बीच के लिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वेट। तो जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल मॉडल था इधर, दैट वाज ई कोलाई। ई कोलाई उन्होंने लिया था, एंड दे यूज्ड, रिमेंबर, N14 and N15. They are basically light and heavy isotopes of nitrogen. लाइट एंड हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, नॉट रेडियो एक्टिव। जैसे हमने
ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हम P32 एंड S35 लेते हैं। दे आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव थे, but the N14 and N15 are basically light and heavy isotope of nitrogen. अब तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे? can be separated by density gradient, centrifugation along with सीजियम क्लोराइड। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सीजियम क्लोराइड हमने यूज़ किया है। वेट, सीजियम क्लोराइड, N14 N15 को याद रख लेना, ई कोलाई को याद रख लेना एंड दी ईयर आप याद रख लेना, राइट। अब देखिए तो उनकी टेक्निक कैसे थी। ये आपके पास ई कोलाई है, ई कोलाई में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये जेनेटिक मटेरियल है कैसा? एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है। स्ट्रैंड पे भी आपके पास नाइट्रोजन होगी, दूसरे स्ट्रैंड पे भी। कैसे बोल रहे हैं प्रेजेंट होगी? पता है भैया, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन जो है, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th पोजीशन पे इन दी प्यूरिन्स एंड फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में इन दी पिरिमिडीन्स, दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड प्यूरिन्स में एडिनाइन एंड ग्वानाइन, राइट। इतना तो हमें पता है, दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। बट हमें इस नाइट्रोजन को मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये डबल स्टैंडर्ड है बट हम इनको अलग अलग करके दिखाएंगे। ऐसे डीएनए सैंपल को लिया और उससे कल्चर करवा दिया N15 वाले मीडियम में, यानी ई कोलाई ली बहुत सारी, ठीक है, ये ई कोलाई ली और उसे ऐसे मीडियम में डाला, न्यूट्रिटिव मीडियम ऐसा दिया जिसमें N15 हो। तो अब मान लो डीएनए रेप्लिकेशन होना है, ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडियम दिया, ये G1 से S में गई। अब डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो क्या होगा, जो आपके पास जितने भी स्ट्रैंड होंगे वो पहले से सेपरेट होते हैं। सेमी कंजर्वेटिवली बोला मैंने, पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, तो NN सेपरेट हो गया इसमें। अब न्यू डीएनए स्ट्रैंड के लिए नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? फ्रॉम द मीडियम। मीडियम में कैसा है? N15, तो यहाँ पे N15 आ जाएगा और यहाँ पे भी नए स्ट्रैंड पे N15 आ जाएगा। यानी ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे जिनमें कि नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट हो। और इन्होंने ये तब तक किया जब तक कि दोनों स्ट्रैंड में आपके पास N15 ना आ जाए, यानी दोनों स्ट्रैंड में आपके पास N15 आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, N15 वाले स्ट्रैंड तक उनका ई कोलाई का कल्चर करवाया। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने N14 में क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया ई कोलाई को, और उसको सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करवाया। यानी ई कोलाई का याद रखना, एक बार रेप्लिकेट होने के लिए 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स लगते हैं। जैसे ह्यूमंस को एक सेल को रेप्लिकेट होने में 24 आवर्स लगते हैं, वैसे ई कोलाई को एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होने में 20 मिनट लगते हैं। यानी इसी दौरान आपके पास डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ होगा, यानी N15 सेपरेट हुए होंगे सेमी कंजर्वेटिवली। नया स्ट्रैंड जो है उसके लिए नाइट्रोजन सराउंडिंग मीडियम से आएगी, N14 है तो N14। तो बस ये आपको समझाना था कि ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं। बस अब हम इन्हीं को ही लिख देंगे। ई कोलाई के बारे में एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट रेप्लिकेशन टाइम ट्वेंटी मिनट्स। अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो एक्चुअली 18 मिनट्स में इंटरफेज रहता है और 2 मिनट में हमारे पास एम फेज़ रहता है, और इंटरफेज के दौरान ही एस फेज़ भी आया होगा। इसी टाइम हमारे पास डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाता है। तो सबसे पहले इनकी अप्रोच थी दैट ई कोलाई कल्चर्ड इन मीडियम, वेट, सबसे पहले ये किया इन्होंने, ई कोलाई कल्चर्ड इन मीडियम
containing N15 and allow to grow till then the entire DNA contains N15, जब तक कि सारे DNA में N15 ना हो जाए। यानी कंडीशन कैसी, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी, दोनों ही स्ट्रैंड्स पे हमारे पास N15 एंड N15 आ जाए। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे बार में उन्होंने ई कोलाई containing N15 on both strand allowed to grow in medium containing N14, जिसमें N14 प्रेजेंट हो, जस्ट फॉर 20 मिनट्स के लिए रखा। यानी सिर्फ हमें एक बार उसका रेप्लिकेशन करवाना है। तो जब आपने 20 मिनट्स के लिए रखा यहाँ पर, तो क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये सेपरेट होंगे, पहले दोनों आपको सेपरेट करवाने होते हैं ये, ठीक है। फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाना है इस पर। न्यू डीएनए स्ट्रैंड ये बन गया एंड ये बन गया। तो सबसे पहले दिस इज़ N14 वाले मीडियम में डाला था ना आपने, और ये N15 तो एज इट इज़ रहेगा, N15। तो ये अब आपके पास कंडीशन है। तीसरी बार में क्या हुआ, तीसरे टाइम में ई कोलाई को सेम क्या करवाया, ई कोलाई continued to grow in N14 medium for next 20 minutes। अगले 20 मिनट्स के लिए उसको फिर से N14 वाले मीडियम में रखा गया। N14 वाले मीडियम में तो क्या होगा, यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। सबसे पहले हमें इसे कंसीडर करना है, वेट, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट। तो ये सेपरेट इधर होगा, ये सेपरेट इधर, ये सेपरेट इधर, ये सेपरेट इधर। तो क्या हुआ, ये सेपरेट हुआ ऐसे, फिर ये पिंक वाला सेपरेट हो गया इधर, N14 वाला इधर, यहाँ पर भी N14 वाला इधर एंड N15 वाला इधर। तो इनको लिख लेते हैं, दैट इज़ N15 एंड दिस इज़ N14 एंड N14। वेट, यहाँ पे भी हमें दिखाना चाहिए, ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है और इससे फिर क्या हुआ, एक ये बना, वेट, एक ये और एक हमारे पास ये, कैसे दिखाएं इसको, एक ऐसे और एक ऐसे, सेम यहाँ पे भी हुआ। अब N14 ही आप दोबारा दे रहे हो मीडियम में, तो क्या होगा, यहाँ पर N14 आ जाएगा, यहाँ पर भी न्यू स्ट्रैंड N14, यहाँ पे भी N14 एंड यहाँ पे भी N14। तो हम लिख सकते हैं दैट N14 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 N14। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, दैट इज़ ये आपके पास मान लेते हैं कोई एक कंटेनर है और मान लो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आपने सीजियम क्लोराइड के साथ करवाया,
तो सबसे पहले हमारे पास जो हैवी डेंसिटी होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, हैवी डेंसिटी वाले। फिर जो इंटरमीडिएट डेंसिटी है यानी कुछ ऐसा, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी हम बना रहे हैं। और फिर ऊपर वाले में आपके पास लाइट डेंसिटी आपको दिखाना है। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स N14 वाला DNA, दिस रिप्रेजेंट्स N15 वाला DNA, and this actually represents N14 N15 वाला DNA, यानी इंटरमीडिएट है। यहाँ पर मेरे को ऐसे दिखाना चाहिए इसे, N14 N14 DNA एंड इसे N15 N15 जो दोनों स्टैंड पे है। तो ये हो गया हैवी डेंसिटी, वेट, heavy density DNA, this is light density DNA, and this is intermediate density DNA. तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर कैसा था, हैवी डेंसिटी वाला DNA था। फिर उसके बाद जब इसको रेप्लिकेट करवाया कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पर भी सेम 20 मिनट्स के ही लिए रखा इन N14 रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे मिले, इंटरमीडिएट डेंसिटी के DNA मिले, इंटरमीडिएट डेंसिटी DNA मॉलिक्यूल मिले। फिर फाइनली ये इधर की अगर हम बात करें तो 2 N14 N15 वाले मिले एंड 2 हमारे पास N14 N14 वाले मिले। सो दिस represents intermediate density and this will represents light density. सो आई होप आपको सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन समझ आ गया होगा कि इन्होंने किया क्या था। N15 N15 दोनों DNA स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। फिर 20 मिनट के लिए N14 में रखा तो आपके पास हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले DNA मिले। फिर 20 मिनट के लिए इनको फिर से रखा तो आपके पास 2:2:2 का रेशो मिला, दैट इज़ 2 N14 N15 हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी DNA एंड 2 आपके पास लाइट डेंसिटी DNA मॉलिक्यूल मिले। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है बिल्कुल क्लियरली दैट आपने सबसे पहले ये वेरियस DNA मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हैं, उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे जो लाइट डेंसिटी वाले DNA हैं वो ऊपर देखने को मिलेंगे, हैवी डेंसिटी वाले DNA जो हैं वो हमें बॉटम में देखने को मिलेंगे। और ये ही मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है। दोनों स्ट्रैंड पे N15 DNA प्रेजेंट है। फिर उनका क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर वो सबसे नीचे जाके सेट हो गया। फिर 20 मिनट के लिए रखा किस में, N14 पे। तो N14 पे जब आपने रखा तो आपके पास सारे के सारे हाइब्रिड DNA मिले। एक स्ट्रैंड पे आपके पास N15 प्रेजेंट होगा और एक स्ट्रैंड पे N14 प्रेजेंट होगा। तो आपके पास हाइब्रिड डेंसिटी वाले बैंड देखने को मिले। बट फिर जब आपने इसको टोटल बता रहे हैं, फिर आपने नेक्स्ट 20 मिनट के लिए रखा, बट टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहे हैं 40 मिनट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप देखोगे 40 मिनट बाद तो क्या हो जाएगा। 40 मिनट बाद ये होगा कि आपके पास 2 बैंड देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपके पास लाइट डेंसिटी वाला बैंड, एक देखने को मिलेगा आपके पास हैवी इंटरमीडिएट और हाइब्रिड डेंसिटी वाला DNA। फिर यहाँ पर क्या बोला है
कि द DNA was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minute E. coli divides in 20 minutes। यही बोल रहे हैं कि क्या किया गया, जो N15 दोनों स्ट्रैंड पे प्रेजेंट था DNA सैंपल, उसको ट्रांसफ़र किया N14 वाले मीडियम में। तो क्या हुआ, DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज़ आफ्टर 40 मिनट। तो हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए मिला एंड लाइट डीएनए मिला। बट जब ई कोलाई को अलाउ किया गया 80 मिनट के लिए, यानी नेक्स्ट 20 मिनट के लिए जब आप अलाउ करेंगे, व्हाट वुड बी द प्रपोर्शन ऑफ लाइट हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल, फिर प्रपोर्शन क्या होगा इनका, तो वो हम अभी देख लेंगे। इधर देखो, सबसे पहले N15 वाला ये हम देख चुके हैं, हैवी बैंड है, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला होगा और ये लाइट डेंसिटी वाला होगा। तो यहाँ तक की स्टोरी अभी हम देख चुके हैं, रेप्लिकेशन साइकिल 2 तक, कि जब हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए मिला एंड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए मिला। फिर ये उन्होंने बोला कि 20 मिनट और रखा, यानी टोटल हमने कितना रख दिया स्टार्टिंग से 80, ये 20 मिनट यहाँ रखा था, 20 मिनट यहाँ रखा था, 40, 50, 60, तो ये तो 60 मिनट का हुआ, और ये 80 का पूछ रहे हैं, तो 20 मिनट फिर हमें और रखना पड़ेगा। तो चलो पहले 60 का देख लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली 80 एंड दिस इज़ एक्चुअली 60 मिनट। तो 60 मिनट में क्या होगा, ये सेम ही है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और यहाँ पर क्या है, N14 मिलेगा एंड हाइब्रिड मिलेगा, यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट। तो हम देख सकते हैं 75% लाइट डीएनए मिला और आपके पास 25% रिमेनिंग हैवी इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए मिला। तो देखो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखें, हमने बोला इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डेंसिटी डीएनए मिला। तो जो ग्राफ है, ग्राफ में पीक्स बराबर की आई, देख सकते हो पीक्स बराबर की आई, बट हमने यहाँ पर देखा 75% लाइट डीएनए मिला, तो लाइट डीएनए की पीक ज़्यादा, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले डीएनए की थोड़ी कम। तो ये पीक है लाइट डीएनए की N14 एंड ये इंटरमीडिएट डेंसिटी N14 N15, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अब बोला है कि 20 मिनट और, क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, जो पीछे स्लाइड में है कि 80 मिनट के लिए रखना है। तो 80 मिनट में जब आप रखोगे तो क्या होगा, देखो ये सेपरेट होंगे, यहाँ पर दोबारा से N14, यहाँ पर भी N14, यहाँ पर भी N14 मिलेगा, फिर यहाँ पर भी N14 वाले ही मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो पहले इसको कवर अप कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 3 डीएनए मॉलिक्यूल है ना सेम जैसे, तो मैं इनको ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेंगे, N14 सेपरेट हुए, इस पे दोबारा से N14 ही बनेगा, इस पे भी N14 बनेगा, यानी 3 2 जा 6 मॉलिक्यूल ऑफ N14 मान लो। फिर हमारे पास आया ये हाइब्रिड वाला, तो क्या होगा, N14 सेपरेट हुए, यहाँ पर दोबारा से N14 बना, यहाँ पर N14 बना, तो ये N14 यानी टोटल अब कितने हो गए, 6 + 1 7 N14 एंड आपके पास 1 N14। तो यही है कि प्रपोर्शन अभी भी किसका ज़्यादा है, लाइट डीएनए का ही ज़्यादा है, एंड आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास है वो हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल बचा, दैट इज़ ऑफ हाइब्रिड डीएनए। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा, 7 मॉलिक्यूल्स N14 के और एक हाइब्रिड का मिला N15, यानी टोटल हमारे पास 8 मॉलिक्यूल मिले। तो यानी अगर हम ईच मॉलिक्यूल का देखें तो 12.5% का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 0.5, 8 5 जा 40, तो 12.5% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 100 माइनस 12.5%, दैट इज़ 5 9 8 7 एंड 9 8, 87.5% आपके पास मिले
N14 के एंड रिमेनिंग 12.5% जो है वो N14 N15 के मिले, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और फिर एक और चीज़ हुई, ये तो हमने किया ई कोलाई में प्रूव कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट हमारे पास साइंटिस्ट हुए एक, दैट इज़ टेलर इटाल। टेलर इटाल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया, प्रूव्स सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। कब किया इन्होंने? 1958, सेम ईयर में ही प्रूव किया। और वो यूकैरियोट लिया गया था इन्होंने, यूकैरियोट्स बेसिकली विसिया फाबा, एक्चुअली वो क्या है, बीन्स है, फाबा बीन्स, फाबा बीन्स। सो ही यूज्ड ट्राइशिएटेड थाइमिडीन, ट्राइशिएटेड not triaceated thymidine, triaceated hydrogen, sorry, triaceated hydrogen, that is this type of hydrogen। और ये एक्चुअली क्या था, रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को उन्होंने यूज़ किया था, दैट इज़ ट्राइशिएटेड हाइड्रोजन। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ट्राइशिएटेड थाइमिडीन ही यूज़ किया था, मतलब बोल सकते हो हाइड्रोजन भी आप, बट थाइमिडीन क्या है, थाइमिडीन हमारे पास पता है इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। उसमें उन्होंने जो हाइड्रोजन यूज़ किया था दैट इज़ H3, जो कि रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ जो आपके पास नॉर्मल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।